बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हमारा प्रैक्टिकल है सब्जेक्ट 8223 इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रैक्टिकल नंबर 7। टॉपिक है हमारा डिसमेंटलिंग एंड असेंबलिंग ऑफ मूविंग आयरन रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। अजीज तलबा, आज हमारा ये मूविंग आयरन सीरीज का दूसरा इंस्ट्रूमेंट और प्रैक्टिकल और मजमूई तौर पर 7वां प्रैक्टिकल। इस प्रैक्टिकल में हम आज रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग देखेंगे, पढ़ेंगे और इनके पार्ट्स को लेबल करेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट के लिए टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो है उसकी लिस्ट कुछ यूं है। पहले नंबर पर रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, यानी रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए ताकि हम उसको देखें, समझें और उनके पार्ट्स की स्टडी करें। रिपल्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट स्केचेस हमें चाहिए ताकि उन स्केचेस के मुताबिक इंस्ट्रूमेंट खोल के हम उसकी लेबलिंग करें और उसको फिर अपने नोटबुक में जो है वो ड्रॉ करें। वॉच मेकर स्क्रू ड्राइवर सेट चाहिए ताकि उसकी मदद से इंस्ट्रूमेंट को जो है वो खोला जा सके। कनेक्टिंग लीड्स, ताकि असेंबलिंग जब हम करें तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम सर्किट में लगा के उसको चेक भी करें। अजीज तलबा, ये 1 2 3 स्केच आपने बोर्ड पे बनाए हैं जिसको आप देख रहे हैं। अगर आप गौर करें तो इस पहले स्केच में एक पॉइंटर, जो कि एक स्पेंडल के साथ पिविटेड है और ये स्पेंडल जो है ये ज्यूल बैरिंग्स के दरमियान घूमने के लिए आजाद है, यानी ये इसके दरमियान घूम सकता। एक स्प्रिंग है जिसकी मदद से हम कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो पैदा करते हैं, कंट्रोलिंग और स्टोरिंग। जो मेन फंक्शन जिसको हम स्टडी करना और देखना है वो यहां है, यानी ये वो 2 आयरन पीसेस है जिसकी हमने स्टडी करना है और इसकी वर्किंग को समझना है। अजीज तलबा, 2 आयरन पीस होते हैं रिपल्शन में 2, जबकि अट्रैक्शन टाइप में हमने देखा कि ओवल शेप का एक आयरन पीस था। यहां पे 2 है, एक फिक्स और दूसरा जो है वो मूविंग। जब हम इस कॉइल को जो है वो एनर्जाइज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चूंकि ये 2 आयरन पीस हैं, जिस तरह आप इस शिकल में देख सकते हैं कि एक ये कॉइल, ये फिक्स और ये जो है वो मूवेबल पार्ट, यानी मूवेबल आयरन पीस। जब इस कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में ये 2 जो आयरन पीस होते हैं, जो कि एक फिक्स होता है और एक मूवेबल होता है, ये मौजूद होता है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से ये दोनों जो है सेम मैग्नेटाइज होते हैं, क्योंकि दोनों सेम फील्ड में मौजूद होते हैं। जब ये मैग्नेटाइज होते हैं तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये फिक्स
और ये जो मूवेबल आयरन पीस है, मूवेबल स्पैंडल के साथ, और ये जो फिक्स है ये इस कॉइल के अंदर फिक्स लगी होती है। जब ये सेम मैग्नेटाइज होते हैं इस शक्ल के मुताबिक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फील्ड बनेंगे उसकी वजह से ये जो आयरन पीसेस है, जब ये मैग्नेटाइज होंगे तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम है, लिहाजा इनके जो पोल्स बनेंगे, मैग्नेटिक पोल बनेंगे नॉर्थ साउथ, वो भी एक जैसे ही बनेंगे। यानी मूवेबल पार्ट का नॉर्थ फिक्स के नॉर्थ के सामने, और ये जो साउथ है ये साउथ के सामने। मैग्नेटिक थ्योरी हमें कहती है कि सेम फील्ड जो होते हैं, जब वो सेम चीज मैग्नेटाइज होती है तो उसके जो सेम पोल्स बनते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इनमें भी एक फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होगी, चूंकि एक पीस हमारे पास फिक्स है और दूसरा जो है वो फ्री टू रोटेट है, तो उस रिपल्शन फोर्स की वजह से ये उस मूवेबल पार्ट को रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो उस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा होगी, और जिसकी वजह से स्पैंडल घूमेगी, और स्पैंडल के साथ अटैच ये पॉइंटर कैलिब्रेटेड स्केल पर घूमकर हमें डिफ्लेक्शन टॉर्क पैदा करके रीडिंग देगी, जो कि उस करंट के क्रॉस मुतनासिब होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जो कि हम जिसकी वजह से इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहे हैं। ये जो डिफ्रैक्टिंग टॉर्क है, ये डिफ्रैक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ द कॉइल उसके एच कंपोनेंट का, यानी डिफ्रैक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H into H, यानी इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू, जब ये दो जमा होंगे तो H स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे तो ये जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क है, चूंकि ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है ये उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हम करंट को मीटर को दे रहे होते हैं, उसके कॉइल को दे रहे होते हैं, लिहाजा ये जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के करंट के मुरब्बे के। डियर स्टूडेंट, डिफ्लेक्टिंग के बाद इस इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है वो ग्रेविटी कंट्रोल होता है, और जो असास किस्म के होते हैं उसमें स्प्रिंग कंट्रोल भी इस्तेमाल होती है। डिफ्लेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बाद जो तीसरी फोर्स की जो हमें जरूरत होती है वो है डैम्पिंग फोर्स। तो डैम्पिंग फोर्स इसमें न्यूमेटिक होती है, यानी हवा के जरिए, और ये एयर चैम्बर हम देख रहे हैं पॉइंटर के साथ ये पिस्टन, और इस एयर चैम्बर में हवा की वजह से यानी एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग जो है वो पैदा होती है, वो इस इंस्ट्रूमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम एडी करंट डैम्पिंग इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि एडी करंट डैम्पिंग में एक मुस्तकिल मगनातीस आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मुतासिर होती है। ये जो दो आयरन पीस होते हैं या दो राड होते हैं या स्ट्रिप की शक्ल की पथरियां होती हैं। राड की शक्ल में इनका जो स्केल होता है ये नॉन यूनिफॉर्म होता है, और स्ट्रिप की सूरत में ये यूनिफॉर्म स्केल इसकी होती है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज के जो लेक्चर के जो मेन पॉइंट्स थे जिसको हमने वाज़ेह करने की कोशिश की, नंबर 1 कि इसमें डिफ्रैक्टिव टॉर्क कैसे पैदा किया जाता, और वो डिफ्रैक्टिव टॉर्क जो है वो उन दो पथरियों की रिपल्शन की वजह से कैसे पैदा होता, वो पथरियां क्यों होती है और रॉड की शक्ल में क्यों होते हैं, उसका जो स्केल है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का होता है, ये हमने जानने की कोशिश की है। और उन स्ट्रिप्स की और रॉड की जो हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ने की और लेवल करने की कोशिश की है। अजीज तलबा, उम्मीद है कि आज आपको जो हमारे प्रैक्टिकल का मकसद था, यानी असेंबलिंग और डिसमेंटलिंग, इस इंस्ट्रूमेंट को लेबलिंग और डिसमेंटलिंग के बाद हम असेंबल करके सर्किट में दोबारा लगाएंगे और उसके फंक्शन को देखेंगे। अजीज तलबा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर
अगर इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो इनबॉक्स में जो है वो भेज दीजिएगा, इंशाल्लाह जवाब मिलेगा।